siyasathindi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज नसीरुद्दीन शाह का जन्मदिन है। आज वो 70 साल के हो गए हैं और नसीरुद्दीन शाह की ख्याति से हम सब परिचित हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा को क्या कुछ दिया है, उनका क्या योगदान रहा है, इस पर लगातार आप चर्चाएं सुनी होंगी, पढ़ा होगा। और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व पटल पर भी भारतीय सिनेमा की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है उसमें नसीरुद्दीन शाह का एक खास रोल रहा है, भूमिका रही है। लेकिन उनकी शख्सियत के और भी हिस्से रहे हैं। वो सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहे हैं। जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उन पर मुखर होकर बोलते हैं। कहीं कोई उसमें परहेज नहीं करते हैं, जैसा कि कई बड़े नामधारी अभिनेता अभिनेत्री बचते हैं कंट्रोवर्शियल इश्यूज में जाने से। तो ये नसीरुद्दीन शाह की एक खास बात ये भी रही है। वो रंगमंच में भी सक्रिय रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा 100 साल का सिनेमा है और हिंदुस्तान ने जो बेहतरीन अभिनेता पैदा किए हैं इस दौरान में, उनमें नसीर की जगह एक बहुत ही ऊंची मकाम पर है। और इसीलिए आज हम उन पर बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए। हमारे साथ 3 बहुत ही फिल्मों के जानकार, सुधी, पत्रकार और कहना चाहिए विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीलेंदु सेन हैं, जो कि बरसों से फिल्म और टेलीविजन के कीड़े रहे हैं। उन्होंने पता नहीं कितने प्रोग्राम प्रोड्यूस किए हैं टेलीविजन के लिए, फिल्म को लेकर। हमारे साथ रुक्मिणी जुड़ी हुई हैं, जो कि मीडिया विजिल की मैनेजिंग एडिटर हैं और साथ में वो हेडलाइंस टुडे की एंटरटेनमेंट एडिटर रह चुकी हैं। बहुत फिल्म संसार में गहरे बैठी हुई हैं। हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव हैं, जो कि फिल्म सोसाइटी के फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हैं और आज तक जैसे समाचार ग्रुप, न्यूज चैनल समूह में लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत कहना चाहिए कि ठोस काम किया है। अपने काम के लिए वो बहुत जाने जाते हैं। तो हम तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और शुरुआत करेंगे नीलेंदु आपसे। नसीर को गुस्सा क्यों, ये हमारी आज की हेडलाइन है। नसीर को आज 70वें जन्मदिन पर हम याद कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके काम को याद कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल में पिछले 2-3 साल में उनकी भूमिका खास तौर पर उभर के आई है। हालांकि फिल्मों के लंबे दौर में वो जिस तरह की भूमिकाएं करते रहे, जिस तरह की किरदार निभाते रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि उनके सामाजिक सरोकार क्या रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुखर होकर बोलना शुरू किया है, वो उनकी एक नई छवि को भी हमारे सामने रखता है। क्या कहेंगे आप? मैं आपको ले चलूंगा नसीर के सिनेमा पे। मंथन में भोला को गुस्सा क्यों आता था, एल्बर्ट पिंटो में एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता था, या फिर बाद में हम कोई भी नसीर की इस तरह की फिल्मों को देख लें तो नसीर हमेशा से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट है अपने रोल्स के चरित्रांकन में। वो जहां पे भी समाज में कोई विषमता देखते हैं, वो जहां पे भी समाज को गलत रास्ते पे, गलत तरफ जाते हुए देखते हैं तो टोकते हैं गुस्से से। पहले तो खैर एक यूथफुल गुस्सा था, अब एक बड़े बुजुर्ग के नाते वो हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। यही उनका गुस्सा है। अगर हम सिनेमा की बात करें तो सिर्फ हम उनके सोशियो पॉलिटिकल इसकी बात ना करें, हम अगर उनके तमाम सिनेमा की बात करें, सिनेमा में उनके साथियों की बात करें, तो जिस तरह से उनके साथियों ने समांतर सिनेमा के साथ बर्ताव किया, या जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार उस डेडिकेशन के साथ अदा नहीं किया जिस तरह से नसीर को लगता है कि नसीर ने किया या नसीर से एक्सपेक्ट किया गया, तो नसीर उनसे भी खफा है। तो ऐसा है कि चूंकि नसीर 100% वही हैं जो वो कमिटमेंट दे चुके हैं, वो हिंदुस्तानी होने का कमिटमेंट हो या एक्टर होने का कमिटमेंट हो या सिनेमा को कमिटमेंट हो, और वो उतना ही कमिटमेंट दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं अपने को एग्जिस्टेंस में, अपने लाइफ में। अगर उन्हें वो नहीं मिलता है तो उन्हें गुस्सा आता है।
रुक्मणी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी नीलेंदु ने उस गुस्से की बात की जो वो फिल्मों में अपने किरदारों के जरिए दिखाते थे, अपने प्रतिरोध के जरिए, अपने संघर्ष के जरिए। अभी 2-3 साल से हम उनका एक दूसरा रूप देख रहे हैं, जो सामाजिक जीवन में खुलकर, चाहे उसके लिए उन्हें ट्रोल किया जाए, उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, वो उससे बच नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं डर नहीं रहा हूं, मैं गुस्से में हूं। तो ये एक जो गुस्सा है, कोई दबा हुआ गुस्सा है जो एक छटपटाहट के रूप में निकल रहा है, बेचैनी है समाज में जो इस तरह की उथल पुथल हो रही है, जिसको दूसरा फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे लोग अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, विशाल भारद्वाज हैं, अनुराग कश्यप हैं, कुछ हैं, जावेद अख्तर वगैरह। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से नसीर ने लीड लिया इस मामले में, वो क्या कहता है आखिरकार उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके सोच विचार के बारे में? इसमें पहले दो चीजें बोलना चाहूंगी कि जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की बात करते हैं या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करते हैं, नसीर एक इंडिपेंडेंट एक्टर है। मैं उसको इस तरह से रखूंगी इस बात को कि वो एकमात्र शायद एक्टर हैं, कई और होंगे पर जो इस दर्जे तक पहुंचे हैं, जो जिनको ये मुकाम मिला है, उसमें वो एकमात्र हैं जो अकेले खड़े होकर के थिएटर में थिएटर भी कर लेते हैं। इस वक्त मंटो हाजिर हो, जो उनका जो नाटक है, उसमें वो अकेले स्टेज पे खड़े होते हैं। ऑफ कोर्स उनकी वाइफ, उनकी बच्ची, उनकी बेटी भी उनके साथ इनैक्ट करती हैं, पर अकेले वो खड़े होकर के वो जो है वो ऑलमोस्ट मोनोलॉग है, उसमें वो पूरी तरीके से पूरे ऑडियंस के साथ बातचीत करते हैं, ठहरते हैं, मुस्कुराते हैं, ताली बजती है तो रुक करके आदाब करते हैं। तो इनको, नसीर को सिर्फ फिल्म की जरूरत नहीं है। नसीर ऐसे एक्टर हैं जो कहीं पे भी खड़े होकर के, चौराहे पे खड़े होकर के एक्टिंग कर सकते हैं। मैंने देखा है उनको उस तरह से एक्टिंग करते हुए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कॉलेज के ऑडिटोरियम में इस तरह से खड़े हो जाना जैसे एक कॉलेज का लड़का एक्टिंग कर रहा है, पर ऑफ कोर्स फिनिश कहीं और की किसी और दर्जे की हो, वो है नसीर। तो मैं उनको पहले तो उनको एक इंडिपेंडेंट एक्टर बोलूंगी। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट एक्टर होने के लिए आपको गुस्सा तो आपके अंदर होना चाहिए आपसे, और प्रेम भी बहुत होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर रुमानियत नहीं होगी तो वो गुस्सा भी आपके अंदर नहीं हो सकता है। नसीर के अंदर दोनों चीजें। और तीसरी बात है कि नसीर एक्चुअली पॉलिटिकल नहीं है उस तरीके से, अगर आप कहें तो, मतलब वो एक्टिविस्ट कभी भी नहीं रहे हैं। मैंने उनकी कई सारी अनहद की स्पीचेस सुनी हैं। अनहद जो एक लेफ्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली में है, बाकी हिस्सों में, बाकी भारत में भी काम करता है, पर उन्होंने हमेशा जब वो माइक पर खड़े होते हैं तो वो कहते हैं देखिए मैं एक्टिविस्ट वगैरह नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है और इतना ही है। पर वो, जैसे मैंने कहा कि वो इंडिपेंडेंट एक्टर हैं, वो एक एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, नागरिक है। तो अगर आप एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो आपके अंदर वो गुस्सा होगा ही। और यही चीजें उनकी फिल्मों में भी दर्शाता है कि वो कहीं पे भी खड़े होकर किसी भी छोटे से छोटे निर्देशक के साथ, और हाल के दिनों में उन्होंने बहुत ही यंग डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, वो खड़े होते हैं और काम करते हैं। तो अनहद के साथ मैं आपको एक छोटा सा, इसमें एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ कि अनहद के साथ जब 2005 में अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, तो अनहद ने इनको बुलाया था क्योंकि उनको लगा कि अर्थक्वेक, वो गए तो थे अनहद वाले रिलीफ का काम करने, उनको लगा कि नहीं, बच्चों के साथ काम करने की बहुत जरूरत है। इनको बुलाया गया और इनने 15 दिन वहां पे अपने काम काज को छोड़ करके सिर्फ बच्चों के साथ थिएटर किया। तो जो आदमी ऐसा काम करता है उसके अंदर थोड़ा गुस्सा तो होगा ही, बहुत प्रेम भी होगा, पर थोड़ा बहुत गुस्सा तो होगा ही। जी अमिताभ जी, फिल्मों के रोल को अगर हम रख दें अलग, तो आम तौर पर जो छवि, अगर पिछले 2-3 साल को छोड़ दें, तो नसीर साहब की छवि ऐसी रही है कि बहुत ही सौम्य, शालीन किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ही नफासत के साथ अपनी बातें रखते हैं। लेकिन एकदम से ऐसा लगता है कि वो जो गुस्सा दबा हुआ था, जो हालात बदले देश में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, वो एकदम से फूट के निकल पड़ा। तो जो विद्रोही अभिनेता की बात नीलेंदु ने कही, प्रतिष्ठान विरोधी अभिनेता की बात, अभी जो इंडिपेंडेंट अभिनेता की बात कही कि इंडिपेंडेंट अभिनेता का एक स्वतंत्र सोच भी है, इसको आप किस तरह से सबको जोड़कर देखेंगे?
देखिए मुकेश जी, ऐसा है कि जो अभिनेता गढ़ा गया, जो अभिनेता का जो प्रतिष्ठान, जो अभिनेता की बात नीलेंदु ने कही, वो दरअसल नसीर का मतलब स्वयं का क्रिएशन नहीं था। मैं पहले तो उसके लिए भाई लेखक और निर्देशक को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरो क्रिएट किया। आप ध्यान दीजिए कि जिस वक्त नसीर फिल्मों में वो किरदार गढ़ रहे थे, लगभग उसी समय अमिताभ बच्चन पॉपुलर सिनेमा में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें वो एंग्री यंग मैन थे, और नसीर उद्दीन शाह पैरेलल सिनेमा में नसीर और ओमपुरी दो ऐसे एक्टर निकले थे उस समय जो कि पैरेलल सिनेमा के एंग्री यंग मैन थे। मतलब बेनेगल ने, निहलानी ने, विजय तेंदुलकर ने, सत्यदेव दुबे ने, इन लोगों ने वो चरित्र गढ़े थे जिनको नसीर ने और ओमपुरी ने निभाया। ऑफ कोर्स ये हम जरूर कहेंगे कि अभिनेता के तौर पर उनका ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने उन चरित्रों को इतनी विश्वसनीयता के साथ निभाया कि वो हमें अपने बीच के चरित्र लगते हैं। देखिए दरअसल क्या है कि जो उनका गुस्सा है उसको अभी कुछ हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें हमने ये बात देखी कि जो गुस्सा है वो उनका वो किरदारों का गुस्सा जरूर है, लेकिन दरअसल वो किरदार है कौन? वो हमारा आपका गुस्सा है। हमारा और आपका गुस्सा जो है वो नसीर के गुस्से से अलग नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि नसीर को वो कैनवस मिला हुआ है, उनके पास वो एक टैलेंट है। हमारा अपना जो सीमित दायरा है उसमें हम अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, हम अपना क्षोभ, हमारा जो हमारी निराशा है, जो भी हमारी भावना है वो हम जाहिर करते हैं। उसी तरह से एक कलाकार के तौर पर वो अपनी भावनाएं जाहिर करते रहे लगातार फिल्मों में। और कलाकार के अलावा मतलब मुझे याद है जब शुरू में नसीर और ओम की फिल्में जब थोड़ा सफल होने लगी और वो पॉपुलर होने लगे, तो जो उनके इंटरव्यूज छपते थे पत्र पत्रिकाओं में, उन इंटरव्यूज में वो लोग जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के चाल चलन को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। मतलब नसीर और ओम दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि हम इसमें फिलहाल नसीर की बात कर रहे हैं, तो नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म इंडस्ट्री के स्टार सिस्टम को बहुत शुरू से क्रिटिसाइज किया था। और अगर आपको याद हो, मतलब हम लोगों को याद हो, तो वो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के बारे में उनकी टिप्पणियां बहुत कड़ी टिप्पणियां आई थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि राजेश खन्ना को मैं एक्टर नहीं मानता। उसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ। अभी भी हाल में भी हाल तक वो विवाद चलता रहा है। मसला ये है कि नसीर थोड़े मुफ्त आदमी है, स्टेज की बैकग्राउंड से आए हैं, और स्टेज की बैकग्राउंड जहां पर उन्होंने स्टेज की भी तालीम ली, तो वो आप अगर उनके इंटरव्यूज देखें और उनकी बातें जो अभी हाल में थोड़ा ज्यादा चर्चा में आने लगी हैं, तो उन्होंने जो अपने स्टेज के गुरु थे इब्राहिम अलकाजी, उनके बारे में भी बहुत मतलब बेलाग, बेबाक और दो टूक बातें कही हैं। उन्होंने ऐसा नहीं जैसे बाकी बहुत सारे एक्टर्स के लिए अलकाजी को बहुत हाई पेडेस्टल पर रखा है, उन्होंने उनको माना है कि हाँ वो बहुत अच्छे मतलब टीचर थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरी एक्टिंग में बहुत ज्यादा उनका योगदान नहीं है। उन्होंने मुझे सेट के बारे में और तमाम चीजों के बारे में सिखाया, लेकिन ड्रामा में जो एक्टिंग का जो पहलू होता है उसमें उनका योगदान नहीं है। उसी तरह से जब उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखी और उसके बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, तो उसके बाद उन्होंने धीरे करके ये देखा कि भाई जो डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर के काम में वो किस तरीके से अपने आप को ढाल करके पेश कर सकते हैं, और वहां से उनका जो हम कह सकते हैं पर्दे के बाहर का जो पर्सोना है, जिसमें वो थोड़ा ज्यादा मुंहफट नजर आते हैं हम सबको, जो खुली बातें करते हैं, वो कहते हैं कि एक्टर अपने आप को कमोडिटी की तरह बेच रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब नसीर खुद सफल होने के बाद त्रिदेव जैसी फिल्म में आए और उन्होंने तिरछी टोपी वाले गाना गाया, तो नसीर की भी बड़ी आलोचना हुई थी। उनसे कहा भी गया था कि भाई आप तो इन सब चीजों का बड़ा विरोध करते थे और आप खुद ही इस सिस्टम में शामिल हो गए। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे दरअसल मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि मुझे मशहूर होना है, और एक्टिंग में जब मैं आया हूँ तो मैं मशहूर होने के लिए आया हूँ, और मुझे भी अपनी दाल रोटी चलानी है, मुझे भी मेरा भी अपना एक रहन सहन है, उस रहन सहन को मेंटेन करने के लिए मुझे भी पैसा चाहिए। लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जो सामाजिक प्रतिबद्धता की बात है, वो जरूर कहीं ना कहीं आप एक खांचे में ढले होते हैं। जब आप एक लगातार एक तरह का सिनेमा करते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप एक सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका को देखते हैं, तो नसीर उस मामले में निश्चित तौर पर बहुत मुखर और बहुत साफ तौर पर वो एक लाइन लेते हुए नजर आते हैं कि नहीं, ये जो रिग्रेसिव थिंकिंग है, ये जो जितना भी मतलब पुरातन पंथी सोच है, वो चाहे राजनीति में हो, चाहे सिनेमा में हो, चाहे समाज में हो, उसके खिलाफ वो खड़े नजर आते हैं। और आप देखिए कि वो दक्षिणपंथी जितनी भी राजनीति है,
पिछले 5-6 साल में लगातार वो जितना बोले हैं और इसीलिए उनके ऊपर लगातार हमले हुए हैं, और वो हमले उनके फिल्म इंडस्ट्री के साथियों में से भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो कि दरअसल आज की तारीख में उस दक्षिणपंथी राजनीति के साथ है। तो ये इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमको नसीर की आज की जो भूमिका है, जिसमें हम उनको एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह भी देखते हैं, वो उसको देखना चाहिए। तो नीलेंदु, अमिताभ जी ने जैसा कि अब हमें एक्टिंग की तरफ ले जा रहे हैं, तो एक्टिंग की बात करते हैं। नसीर ने निश्चित रूप से एक्टिंग के मामले में, एक्टिंग के मोर्चे पर एक नई मिसाल कायम की है। तो अब ये समझने की जरूरत है, इस पर थोड़ा बातचीत करें कि वो आखिरकार उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में ऐसा क्या किया है, कौन से मानदंड कायम किए हैं, कौन सी नई परिभाषा गढ़ी है जिसको आगे की पीढ़ी के लोग भी फॉलो करेंगे, हम भी जिसकी चर्चा करते हैं, जिसकी तारीफ करते हैं। देखिए, 100 साल का हमारा सिनेमा 100 साल से ज्यादा का हो गया, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं। लेकिन जितना पढ़ लिख के ट्रेनिंग लेकर एक्टिंग में नसीर आए, पहले NSD में, फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से, और जिस तरह के लोगों के सिनेमा में उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि वो भी फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर उस सिनेमा में आए, तो वो इस बारे में उनको, वो मेथड एक्टिंग के बारे में पढ़ लिख कर आए थे। मेथड एक्टिंग क्या होता है? जब आप अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपने पूरे को उस टाइम पे जो आप किरदार निभा जाते हैं, ढाल लेते हैं, तो उसमें आपको ये दिखाई देगा नसीर की एक्टिंग में कि नसीर को बहुत, आजकल तो खैर आप देखेंगे प्रोस्थेटिक्स हैं, एक आदमी को बूढ़ा बनना है तो उसके रिंकल्स के लिए प्रोस्थेटिक्स लग जाते हैं, अलग अलग चीजें हैं, भाई नया जमाना है, नई चीजें हो। एक कैरेक्टर को ढालने के लिए किसी और चीज में कई तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन नसीर जो अपने कैरेक्टर में ढल जाते थे, मिसाल के तौर पे आप सोचिए कि एक गांव का भोला है और एक शहर का पेस्तनजी है, उसके पीछे अदाकार एक ही है, ये जो एक और ये इस बात की अवेयरनेस कि वो कलाकार है और उसको ये होना है, ये करना, ठीक है, और उसको वो स्पेस मिलना जो जरूरी था, वो उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बलराज साहनी और मोतीलाल सरीखे एक्टर्स में रहा होगा, और उनको भी बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का बहुत मौका मिला, बिमल रॉय जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन ये जो ब्रीड थी, ये सिनेमा को एज अ मैटर ऑफ एजुकेशन, मतलब करिकुलम के हिसाब से पढ़कर एक्टिंग को, सीख कर एक्टिंग को सिनेमा में आए, और उस वक्त का जो सिनेमा था, चूंकि वो एक नहीं, तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मोटे तौर पर जो आपने कहा कि एक मेथड एक्टिंग है और किरदार में डूब जाना, जो वो था, कैरेक्टर में डूब जाना, एकदम, और उसको भी रियलिस्टिकली प्ले करना, ये चीज जो नसीर लाए, ये अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी बात है। आप गालिब से पेस्तनजी सब कुछ बिल्कुल के देख। रुक्मणी जी, मैं अगर नीलेंदु की बात आप तक ले जाऊं और कहूं कि वो कौन से किरदार हैं जो नीलेंदु ने कहा कि एक्टिंग के लिहाज से वो कैरेक्टर में डूबने, हालांकि बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, लेकिन कुछ आपको ऐसे किरदार याद होंगे जहां पर नसीर नहीं रह गए, सिर्फ वो किरदार रह गए। देखिए, मिर्जा गालिब का जो किरदार है, मैं तो मतलब मैं इंतजार नहीं कर सकती कि कोई और उसको उस तरीके से प्ले कर सकता है, और मैं कहूंगी कि मैं हमेशा नसीर का काम जब देखूंगी, नसीरुद्दीन शाह साहब का काम जब देखूंगी, तो मैं उसको सिर्फ सच में फिल्म का काम देख करके नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये सही बात है जैसा अमिताभ ने कहा कि उनकी जो उनके डायरेक्टर्स और राइटर्स ही बहुत रिस्पॉन्सिबल है उनके करियर के लिए और उनके काम के लिए, पर नसीर अपने आप में भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं।
और वो जो वही डिफरेंस है मिस्टर, सॉरी मैं किसी का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए शायद, पर किसी बड़े नायक और उनके बीच में कि अगर फिल्में नहीं भी रहती तो नसीर एक्चुअली स्टेज पे खड़े होकर एक्टिंग कर सकते थे, और उन्होंने किया भी है। उन्होंने, और जब वो स्टेज पे गए हैं तो उन्होंने एक टॉपिक चुना है, और वो टॉपिक चुना है वो मंटो या इस्मत टाइप का टॉपिक रहा है। तो उसमें भी उनका पॉलिटिक्स दिखता है, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो दिखती है। वो जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है, एक्टिविस्ट की नहीं है, एक्टिव सिटीजन की आइडियोलॉजी है। आपने बोला कौन से किरदार मुझे पसंद है? देखिए, नसीर ने डिसेबिलिटी पे बहुत सारी फिल्में की हैं, चाहे वो स्पर्श हो या इकबाल हो, और बहुत बड़े नायकों ने भी डिसेबिलिटी पे किए हैं फिल्में। पर नसीर की फिल्मों को देखिए, चाहे वो उसके डायरेक्टर को आप क्रेडिट दीजिए या नसीर साहब को क्रेडिट दीजिए, नसीर साहब जो है वो एम्पावरिंग एक स्पेस से आते हैं। स्पर्श के नसीर को अगर देखेंगे आप, तो वो अपने आप में एक ऐसा दृष्टिहीन आदमी नहीं है जिस पे आप दया करेंगे। वो पूरे आक्रोश के साथ आता है, उसका अपना एक कुछ कहना है, उसका एक स्वाभिमान है, और ये जो स्वाभिमान है एक आम आदमी का, ये नसीर साहब अलग अलग किरदारों में बहुत अच्छे से निभाते हैं। और सच में जैसे नीलम ने कहा कि किसी भी किरदार का आप नसीर को अगर स्पर्श में देखेंगे, या उनको पेस्टन जी की तरह देखेंगे, या उनको मिर्जा गालिब की तरह देखेंगे, या आप उन्हें जाने भी दो यारों में देखेंगे, आप कहीं पे भी एक्चुअली नसीर को नहीं पाएंगे, आप उस किरदार को पाएंगे। जी जी अमिताभ जी, हमने बात की पैरेलल सिनेमा की, लेकिन जो मुख्य धारा का सिनेमा है उसमें भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनको नसीर के अभिनय के लिए हम जानते हैं। मौसम का जिक्र कर सकते हैं, इजाजत का जिक्र कर सकते हैं, अब इश्किया आई थी उसका जिक्र कर सकते हैं। आप इसको कैसे, बहुत ही संक्षेप में, अब हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे, कैसे रखेंगे? देखिए, एक्टर के तौर पर तो ये एक अच्छे कलाकार की खूबी है कि वो हर तरह के किरदारों में ढल जाए। नसीर ने जब पैरेलल सिनेमा करे तब भी उन्होंने पैरेलल सिनेमा में नायक के साथ साथ उन्होंने मिर्च मसाला में एक बहुत जालिम सूबेदार की भी भूमिका निभाई। हम ये बोलना नहीं चाहिए, वो नायक थे। तो वो एक्टर के तौर पर उनका जो एक मेयार है, जो एक रुतबा है, वो हर जगह दिखता है। वो जब तिरछी टोपी वाले डांस करते हैं तो हम लोग चौंके थे, क्योंकि हम लोग उनको खास तरह के भूमिका में देखने की आदत है। लेकिन वहां से उन्होंने जो सांचा तोड़ा, और उसके बाद तो आप उनको देखें तो वो दिलीप कुमार के साथ कर्मा में नजर आते हैं। आप उनको देखें तो वो राजकुमार के साथ उन्होंने काम किया पुलिस पब्लिक में। तो उन्होंने पॉपुलर सिनेमा के जितने बड़े उन्होंने अनिल कपूर के साथ वो 7 दिन में काम किया था शुरू में। हम 5 जो थी फिल्म, जो बहुत शुरू में आई थी, जब जिस दौर में वो पैरेलल सिनेमा में हीरो मतलब बन चुके थे, उस वक्त हम 5 फिल्म आई थी जिसमें कि उनके साथ चक्रवर्ती भी थे, राज बब्बर भी थे। उसमें भी नसीर ने अपना एक कहना चाहिए अलग उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो पैरेलल सिनेमा के साथ साथ वो हमेशा एक ट्रैक रहा है। मासूम देखिए, मासूम एक ऐसी फिल्म थी जिसको आप पैरेलल सिनेमा के खाते में नहीं रख सकते। वो शेखर कपूर ने बनाई थी और एक पारिवारिक फिल्म थी और बहुत कामयाब फिल्म रही, बहुत सराही गई। उसी तरह से जैसे आपने इश्किया का नाम लिया, या आप ओंकारा का देखिए, ओंकारा में वो अजय देवगन के साथ है भूमिका है, लेकिन वो वहां पर भी नसीर कहीं भी हो जाते हैं तो वो अपना एक सीन में भी वो अपनी छाप छोड़ते हैं। मुझे अर्धसत्य का एक छोटा सा सीन है जिसमें वो माइक लोबो नाम के सस्पेंडेड इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत छोटे से सीन में आते हैं। उस सीन में अपना अभी रुक्मिणी ने स्पष्ट की तो मुझे वो सीन याद आ रहा है जब वो अपने स्वाभिमान की बात दिखाते हैं कि शबान आदमी को चाहे मदद करना चाहती हूँ, एकदम तेजी से झक करके कहते हैं सिट डाउन। फिर वो शर्मिंदा भी होते हैं। वो जो एक्टर है वो एक झटके में कैसे नाराजगी दिखाता है, फिर उसको लगता है कि मुझसे गलती हो गई किरदार से, तो वो कह तो दिया सॉरी, जिस धीमे से ढंग से वो सॉरी कहते हैं तो इतना मीठा, इतना प्यारा लम्हा है कि आप उसको भूल नहीं सकते। एक दर्शक के तौर पर वो आपके साथ रह जाता है। तो ये नसीर की खासियत है कि वो, हाँ, जब वो इजाजत करते हैं तो जो 2 उनकी नायिकाएं हैं, चाहे वो अनुराधा पटेल हो और रेखा हो, दोनों के साथ में आप अगर देखें, अगर नसीर की देखें कोई भी ऐसा एक्टर होता है जो थोड़ी सी भी गलत करता है तो शायद वो जो महेंद्र का किरदार है वो एक खलनायक जैसा लगने लगता। लेकिन अंत तक आते आते आप दर्शक के तौर पर पाते हैं कि आपकी सहानुभूति जो है उस सारे किरदारों के बीच में बटी हुई है, आप किसी को भी नायक या खलनायक नहीं मान सकते।
तो ये नसीर का कि वो बैठे हुए वेटिंग रूम में और कह रहे हैं कि हाँ ये घर जैसा ही लग रहा है, जब रेखा उनसे मिलती हैं तो कहते हैं हाँ ये तो घर जैसा ही लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे पास इतना ही वक्त था, लेकिन बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और मुझे लगता है कि नसीर पर और बातचीत होनी चाहिए, अलग अलग कोणों से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि नसीर का काम बिल्कुल है और उसके लिए थोड़ा वक्त भी और ज्यादा चाहिए। तो बहरहाल हम लोग ये सिलसिला जारी रखेंगे और बीच बीच में इस तरह से चर्चाएं करते रहेंगे, सिनेमा पर भी और जो इस तरह की हस्तियां हैं उन पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।